नमस्कार साथियों। आज तपस्या शीर्षक से एक नारी जीवन की कहानी कि किस तरह से नारी का जो जीवन है तपस्या के रूप में वो बिताती है। तो तपस्या शीर्षक से कहानी। सुरेश को अमेरिकन नागरिकता प्राप्त होते ही उसने मम्मी को फोन लगाया। मम्मी, अब मुझे ना यहीं रहना है, मुझे नागरिकता भी मिल गई है, यहाँ की शानदार जॉब, आलीशान बंगला और मजेदार गाड़ी, बेहतरीन लाइफ स्टाइल, सभी कुछ तो है यहाँ। अब आप दोनों भी यहाँ आ जाइए। अरे बेटा, अभी सुरभि बाकी है, अभी सुरभि का ब्याह करेंगे पहले, फिर तुम्हारे लिए बहू ढूंढेंगे और उसके बाद फिर हम तुम्हारे पास आएंगे। अरे माँ, यहीं आ जाओ ना, आकर ढूंढ लेना बहू को। एक से बढ़कर एक लड़कियां मिल जाएंगी यहाँ आपको। देखो बेटा, लड़कियां हो सकता है एक से बढ़कर एक मिल जाए, पर हमें बहू के रूप में जो संस्कारी बहू बेटी चाहिए वो हो सकता है वहां ना मिल पाए। हमें बहू के रूप में एक भारतीय संस्कारी लड़की ही चाहिए। खैर, तुमने क्या ढूंढ तो नहीं ली वहां जाके कुछ? और ढूंढ ली हो तो ठीक है भैया, बिताओ उसके साथ अपनी जिंदगी, हमें क्या, कोई बात नहीं। अरे नहीं मम्मी, मैंने यूं ही बोल दिया था, आपको यहाँ बुलाने के लिए बोला है मैंने, बस मैंने कोई लड़की नहीं देखी अभी। यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। चारों तरफ का जो सौंदर्य है बहुत प्यारा है। यहाँ का शीतल वातावरण ना, आप भी आओगी तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बेटा, क्या वो जो आत्मीयता हमारे भारतीय संस्कारों में है वो भी है वहाँ? देखो, उसकी संभावना थोड़ी कम है। तो फिर ठीक है बेटा, मैं बहू ढूंढूंगी, बहू के साथ वहां आऊंगी। अरे माँ, क्या बहू की रट लगा रखी, छोड़ो ना बहू को, वैसे ही आ जाओ ना। देखो, अभी सुरभि भी आ जाएगी, पता नहीं कल को सुरभि की शादी हो गई, वो कहाँ जाएगी, फिर वो नहीं आ पाई साथ में, थोड़े दिन वो भी रह लेगी अपने साथ में। आप फटाफट पापा से बात करो, मैं उन डेट्स पर फटाफट टिकट कराता हूँ, आप तीनों आ जाओ यहाँ पे। और मैं फ़ोन रख रहा हूँ, अच्छा अभी जाना है, टाइम हो गया है मेरा। और ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। सुरेश से बात करने के बाद उसकी माँ के भीतर जो एक विदेशी बेटे के प्रति कसक थी, खटका सा जो था, उससे थोड़ा सा सुकून मिला। उसने ये बात सुरेश के पिताजी को भी बताई। तो वो बोले, देखो ऐसा है कि अभी अपनी प्रायोरिटी तो सुरभि है पहले, इसके लिए पहले कोई अच्छा सा घर वर देख ले, इसकी शादी कर देते हैं, फिर कुछ और सोचेंगे जाने वाने की बात बाद में। हाँ, ये ज़रूरी भी है, सुरभि का पीएचडी कंप्लीट हो गया है, नेट भी क्लियर है, कल को जॉब लग गई, फिर शादी करेंगे तो पता नहीं, फिर ट्रांसफ़र, अरे बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। इससे अच्छा है कि अभी शादी हो जाए तो अच्छा है, फर्स्ट पोस्टिंग फिर वहीं दिलवाने की प्रयास करेंगे जहाँ उसका घर होगा, एक ठिकाना होगा ना रहने का, तो तभी वहीं पोस्टिंग करा लेंगे, तो बहुत सारे टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, ये बात तो सही है, शर्मा जी ने बताया तो था एक लड़का। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ। और पता चला कि हाँ, लड़का तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एमटेक है, एमबीए है, इंटेलिजेंट स्मार्ट बंदा है, और महिंद्रा कंपनी में जॉब है शानदार, इसका एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर है, तो सैलरी भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, कल मिल लेते हैं उनसे, घर वर पसंद आया तो बात बढ़ाते हैं आगे। बात क्या बढ़ी, अरे तीसरे महीने तो सुरभि शादी की तुरंत हो गई और घर पहुंच गई अपने ससुराल। चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। सुरेश भी शादी के बाद फिर अमेरिका लौट रहा था। उसने फिर कहा, माँ अब तो सुरभि भी अपने ससुराल पहुंच गई, अब तो चलिए आप लोग मेरे साथ। अब देखो, आपके पास कोई कारण नहीं है यहाँ रुकने का। नहीं बेटा, देख अभी दामाद मिला है, शादी के बाद यदि कभी सुरभि का मन उचटा ससुराल में 2-4 दिन, तो कभी 2-4 दिन के लिए यदि वो आना चाहे तो कहाँ जाएगी यदि हम तेरे साथ चले गए तो। इसलिए थोड़े टाइम यहीं रहते हैं और अब अपनी बहू की भी खोजबीन शुरू कर देते हैं, फटाफट बहू मिल जाए, तुम्हारी भी शादी हो जाए, फिर हम बहू के साथ वहाँ आएंगे।
ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर वो भी अपने गंतव्य की तरफ बढ़ गया। सुरभि अपने हनीमून से लौटी तो बड़ी खुश थी। मायके आई तो बस अपने परिवार और दामाद की ही बातें होती रही 2 दिन तक, तो पता ही नहीं चला। और इधर उसकी कॉलेज लेक्चरर के रूप में पोस्टिंग ऑर्डर्स भी आ गए, उसी शहर में उसकी पोस्टिंग भी हो गई। तो बस उसके बाद वो अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। सोमेश बहुत अच्छे थे, बहुत ध्यान रखते थे उसका, बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी दोनों में। दोनों का रिश्ता तो ऐसे रूहानी सा था जैसे लगता था कोई पूर्व जन्म का रूहानी रिश्ता हो। एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पित थे दोनों। पता ही नहीं चला कब 1 वर्ष गुजर गया। 2 फरवरी की शादी थी। इस बार 14 मई को पहली बार हफ्ते भर के लिए सुरभि अपने घर आई थी। सोमेश नहीं तो आते साथ में, एक दिन मस्ती करते, एक रौनक रहती पूरे दिन और लौट जाते बस शाम तक अपने घर। तो हमारे लिए भी बहुत खुशी का पल था कि वो 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आई। पर इस बार सुरभि कुछ ढीली ढीली सी थी। उसको क्या 2-4 महीने शायद चढ़े हुए थे। जब देखो तब उल्टी पलटी में लगी रहती थी बेचारी। इसी में 1 हफ्ता बीत गया, पता ही नहीं चला, और सोमेश उसको आकर लिवा ले गए, क्योंकि उनको कनाडा जाना था। उनका भी कोई ऑफिशियल टूर था। फ्लाइट के रवाना होते ही लगभग 8 या 10 घंटे बाद सूचना मिली कि वह प्लेन क्रैश हो गया और पैराशूट से उतरते वक्त सोमेश के सिर में भी गंभीर चोट लगी है। खबर सुनते ही सुरभि बेहोश हो गई। इतने में ही दूसरा फोन आया कि महिंद्रा के चिकित्सकों की टोली जो है वहां पहुंच चुकी है। घायलों को पूर्ण सावधानी और एहतियात के साथ महिंद्रा के स्पेशल विमान से हिंदुस्तान वापस लाया जा रहा है। सोमेश की हालत गंभीर थी, इसलिए उनसे फोन पर बातचीत न हो सकी। फ्लाइट से सीधे ही उनको आईसीयू डिपार्टमेंट अस्पताल में पहुंचा दिया गया। लगभग 12 दिनों तक आईसीयू में रहने के बाद उन्हें होश आया। सोमेश का मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था, याददाश्त धूमिल हो चुकी थी। चिकित्सकों की टीम निराश हो चुकने के बाद उसे भी घर भेज दिया गया। सभी परिवारजन सिर्फ दुखी होने के सिवाय कुछ न कर पाए। फिर दूसरे शहरों के नामी चिकित्सकों को भी दिखाया गया, सबका ट्रीटमेंट लिया गया। किसी ने शॉक थेरेपी कर बताया, वो भी दिया गया, मगर सोमेश में कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हुआ। एक दिन तो हद हो गई, उसको शौक लग रहे थे, वो तड़प रहा था और उसकी माँ से ना वो देखा न गया। वो भी तड़प उठी, नहीं मेरे बेटे को ऐसी तड़पता हुआ मैं नहीं देख सकता, मुझे नहीं कराना ट्रीटमेंट, उसे ले चलो घर। और वो उसे घर ले आई। ट्रीटमेंट वहीं अधूरा छूट गया। इसका भी कुछ नहीं किया जा सकता। इधर सुरभि को भी प्रसव पीड़ा होने लगी, तो उसकी माँ फिर उसे अपने साथ किसी और मैटरनिटी होम ले आई। उसने बड़े प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सुरभि की माँ अपने बेटे की सेवा में, बिटिया की सेवा में लग गई, और सोमेश की माँ अपने बेटे की देखभाल में। सोमेश तो मानसिक स्थिति में थे ही नहीं कि पिता होने को महसूस कर पाते, तो वो तो देखने को भी नहीं आ पाए। और सोमेश की दादी भी नहीं आ पाई, क्योंकि सोमेश को संभालना कोई हंसी खेल नहीं था। खैर, मैटरनिटी लीव के समाप्त होते ही कॉलेज ज्वाइन करना था सुरभि को, उसने कर लिया। अब उसकी ज़िंदगी बेहद जटिल हो गई। हिंदुस्तान में निराश हो चुके सुरभि के पापा सोमेश को अमेरिका भी लेके गए, वहाँ चिकित्सा करवाई, मगर कोई सफलता हाथ न लगी, तो हार के पुनः हिंदुस्तान लौट आए। सुरभि का बेटा भी 1 वर्ष का हो गया। सोमेश की नौकरी तो छूट ही चुकी थी, और इधर उसका सुरेश का विवाह भी तय हो गया था। तो सुरेश के विवाह पर जब सुरभि अपने मायके आई, उस दौरान सुरभि के जो ससुराल वाले हैं, उन्होंने देखा कि बेटा तो लगभग हाथ से जा चुका है, उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, और जो बहू है
वो यंग है, इंटेलिजेंट है, जॉब में है, कल को कब तक इसके साथ बंधी रहेगी? उसने कोई दूसरा ब्याह कर लिया तो हमारी जो ज़मीन जायदाद है वो कहीं हाथों से ना निकल जाए। उन्होंने यह सोचकर सारी ज़मीन जायदाद अपने छोटे बेटे के नाम कर दी। सोमेश और सुरभि अपने ससुराल की ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दिए गए। सोच विकृत थी पर आकार ले चुकी थी, कुछ किया ना जा सका। सब अपने अपने जीवन में लौट गए, पर सुरभि को सहन तो नहीं हुआ, पर क्या करती, आत्मसम्मान के खातिर उसने आवाज़ उठाई, पर उसको भी घर से बेदखल कर दिया गया ससुराल वालों के द्वारा। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये सोमेश घर में रहने लायक तो है नहीं, तो कल का कोई भरोसा नहीं, तुम अभी बेहतर होगा निकल जाओ। उसको निकलना पड़ा। मायके लौटी तो इसके सुरभि के पापा ने भी यही कहा, ठीक है बेटा, अब जो होना था वो हो चुका, चलो कुछ दिन हमारे साथ हम चलते हैं सुरेश के पास, वहाँ रहेंगे और वहाँ जाकर तुम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। अब तुम्हारे पास बेटा है, उसका और अपने भविष्य के बारे में सोचो। पर सुरभि ने मना कर दिया कि मैं सोमेश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, सोमेश के साथ ही ज़िंदगी बिताऊंगी। ये जो मेरे 7 फेरों का बंधन है ये नहीं तोड़ पाऊंगी मैं। पिता ने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। माँ ने भी समझाना छोड़ा तो नहीं था, पर वो मान नहीं रही थी, तो फिर पिता ने ही कहा, देखो हमने टिकट करा लिए हैं, तुम्हें चलना है तो चलो। माँ को समझाया फिर उन्होंने, देखो ऐसा है, सुरभि को ज़रूरत पड़ती है तो हमारी सहायता मिल जाती है उसको, कुछ संस्कार हैं उसके जिनसे उसको ताकत मिल जाती है और उसका काम चल जाता है। जब हम भी यहाँ नहीं रहेंगे तो अकेली परेशान होगी, तब उसको अपने भविष्य खतरे में दिखाई देगा और हो सकता है उस वक्त वो अपनी बात मान जाए। अभी तो ये समझने को तैयार ही नहीं है, भावुक है, अपनी भावनाओं में बह रही है, इसलिए समझाना बेकार है। चलो अभी अपन चलते हैं, इसको इसके हाल पर छोड़ देते हैं, देखते हैं समय खुद इसको सिखा देगा, फिर ये जब समझेगी तब खुशी खुशी अपने साथ चल पाएगी। इसलिए आज तो हम चले वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सुरभि का जो बचकाना व्यवहार है ना, ठीक नहीं है। खैर, सोमेश की जो मानसिक विक्षिप्तता थी इतनी जटिल थी कि सभी चिकित्सकों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों सब ने यही सलाह दी थी कि इसको पागल खाने में हमें भर्ती करा दिया जाए, क्योंकि वो आम व्यक्तियों के लिए खतरा था। वो भी किया, पर वहाँ सोमेश के हाथ पैरों में जो जंजीरें डली तो वो सुरभि से सहन नहीं हुई, वो नहीं देख पाई। उसने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, मैं इसको अपने साथ ही ले चलूंगी, और उसने फिर वो भी घर खाली कर दिया और फिर वापस वही डॉक्टर के पास गई जहाँ शॉक ट्रीटमेंट लगना था, और वहीं पास में एक छोटा सा उसी गांव में एक किराए का मकान लिया, एक कमरा सा था, अपना ट्रांसफ़र भी वहीं करा लिया। और ये अच्छा हुआ उसके लिए। तो वहाँ वो जो कमरा मिला था वो एक बूढ़ी माँ का था, अकेली थी, विधवा महिला थी, उनका भी कोई था नहीं, उनके पास कोई आमदनी नहीं थी, तो इसकी आमदनी से उनके घर का खर्चा चल गया, खाना वाना भी वही बना देती थी, इसके बेटे के, सुरभि के बेटे को भी वही पाल पोस लेती थी, तो सुरभि के लिए नौकरी करना भी थोड़ा आसान हो गया। और फिर सोमेश जो शॉक ट्रीटमेंट थे, इतना सा परिवर्तन आया कि वो थोड़े से शांत हो गए। तो सुरभि कॉलेज जाते वक्त उनको बरामदे का ताला लगाकर बीच बरामदे में छोड़कर चली जाती थी, तो वो थोड़ा सा उसके लिए आसान हो गया। बेटा माँ जी संभाल लेती थी। कुछ दिनों बाद उन माँ जी की एक बेटी थी, वो भी किसी वजह से, पति के नहीं रहने की वजह से विधवा हो गई और फिर लौट के आना पड़ा। बेसहारा माँ, बेसहारा बेटी। खैर वो आई तो उसने भी सुरभि के सारे बाकी के काम संभाल लिए।
अब सुरभि को कुछ काम नहीं करना था, सिर्फ उसका सोमेश का ध्यान रखना था थोड़ा बहुत। सुरभि का बेटा माँ जी संभाल लेती थी घर के सारे काम, उनकी बेटी ने संभाल लिए। और कुल मिला के ना सुरभि को माँ भी मिल गई, बहन भी मिल गई, पति था ही, बेटा था उसके पास, तो उसकी जो गृहस्थी थी बहुत अच्छे से खुश खुश होके अब चलने लगी। अब इस गृहस्थी के आगे बढ़ने के तुरंत बाद समय का पता ही नहीं चला। सोमेश जिस विक्षिप्तता पे थे वही थे, पर हाँ, जिंदगी थोड़ी सी आसान हो गई थी उन माँ बेटियों के मिलने के साथ। समय कब रफू चक्कर हुआ पता नहीं चला। इसका बेटा एक दिन किसी लड़की को साथ लेकर आया और अपनी माँ को बुलवाया। माँ, यह रेखा है, मेरी फ्रेंड है। इसके घर वाले ना इसको मुझसे मिलने ही नहीं देते, रोज रोज टोका टोकी करते हैं, जब देखो तब नहीं मिलना नहीं मिलना। तो इसलिए ना उनकी टोका टोकी से घबरा कर उनका घर छोड़कर आ गई। अब ये मेरे साथ रहेगी, अब हम इसी घर में रहेंगे। नहीं बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? उसने समझाने की कोशिश की, ऐसे कोई लड़की बाहर छोड़ के और हमारे घर, बेटा ये सही नहीं है। नहीं मम्मी, हम साथ ही रहेंगे। नहीं बेटा। वैसे सुरभि की वो सुनता भी नहीं था, उस पिता का साया नहीं था, पिता का अंकुश नहीं था, वो थोड़ा सा बिगड़ चुका था। उसने सुरभि की एक न मानी। सुरभि ने भी देखा युवावस्था है, नहीं सुन रहे, उसने रेखा की तरफ थोड़ा सा मोड़ किया। देखा, तुम तो समझो कि अभी तुम बालिग भी नहीं हुए हो और अभी तो करियर भी नहीं बना है, कुछ अभी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी शादी ठीक नहीं। फिर वो सुरभि उसको लेकर रेखा के घर वालों की तरफ गई। वो तो और गुस्से में बैठे थे। उनने कहा, रेखा जैसी लड़की को हम अपनी बेटी मानने से इनकार करते, हमने तो जिस दिन इसने हमारी नाक कटाई और हमारी पगड़ी उछाल के घर से छोड़ के चली गई, हमने तो इसे बड़ा हुआ मान लिया। आप भी इसे धक्के दे के निकाल दो घर से बाहर, हमें कुछ नहीं सुनना इसके बारे में। वो सख्ते में आ गई। इतने में उनका बेटा आ गया और रेखा का भाई। वो बोला, अरे ये मैम, ये तो मैम बहुत इंटेलिजेंट है, विदुषी महिलाएं, और उसकी तारीफ तो बहुत कर रखी थी। तो उसके माता पिता ने भी माफ़ी मांगी हाथ जोड़ के, देखिए मैम, आपकी तारीफ हमने बहुत सुनी है, हम आपकी दिल से इज्जत करते हैं, पर आपका बेटा जो है ना, कुछ कमा भी नहीं रहा है, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो हम इस कलमुही को कैसे आपके हाथों सौंप दें, उस बेटे के हाथों कैसे सौंप दें, और ये आपके ऊपर बोझ बने, ये भी हम नहीं चाहते। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप इसके बारे में कोई निर्णय करें। हमने इनको घर से निकाल दिया है, आप भी निकाल दीजिए। जब बच्चे कहना ना माने तो यही कर। सुरभि ने कहा, नहीं, अब ये तो ठीक नहीं होगा, क्या करूं। फिर उसने आर्य समाज फोन लगाया, क्योंकि कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थी। रेखा का बेटा अपनी जिद पर अड़ा था। रेखा घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं, अपने घर लौट के जाने को तैयार नहीं, ना उसके माँ बाप उसे रखने को तैयार। फिर क्या करती, उसने आर्य समाज फोन लगाकर इन दोनों बच्चों की शादी की कि ठीक है, हो सकता है आज नहीं तो कल इनकी आवश्यकताएं पूर्ति हो और धीरे से समझ बने और फिर ये अपने करियर की तरफ ध्यान दे, क्योंकि अभी तो कुछ समझ ही नहीं रहे थे। कोई एकदम पंगु सी हो गई थी सुरभि। 2-3 महीने तक खूब मज़ेदार माहौल रहा घर में। दोनों डेली शाम को घूमने निकल जाते और आते और फिर बताते, आज ये देखा, आज वो देखा, आज ये खाया, आज वो खाया, और खूब मस्ती करते। सुरभि को भी बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी खुशी सारे दिन बीत रहे थे। पर उसने देखा 2-3 माह गुजर गए, इन बच्चों का ध्यान तो पढ़ाई करियर की तरफ बिल्कुल ही नहीं है। तो उसने फिर धीरे से समझाकर उनको लाया, बेटा देखो, अब बहुत हो गई मस्ती, अब तुम वापस लौटो, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, क्योंकि देखो आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने करियर की वजह से ही हूँ, उसी वजह से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर पाई। यदि मेरा अपना करियर नहीं होता तो आज हमारी स्थिति बहुत विकट हो गई होती। तो मैं नहीं चाहती कि और कोई, तो इसलिए पहले अब तुम लोग समझ जाओ, अब अपने करियर पे ध्यान दो। दोनों गुस्से से पैर पटकते चले गए। उन्हें माँ की रोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं आई। रेखा भी सिर चढ़ी सी थी, नक चढ़ी सी लड़की थी,
संस्कार विहीन जिसे कहना चाहिए। एक दिन फिर रेखा को जब इसने टोका सुरभि ने, फिर वो चढ़ बैठी, बेटा भी चढ़ बैठा। वो दोनों चिल्लाने लगे, अरे हमें जब देखो तब रोक टोक करती रहती हो, पैसा खर्च करने के लिए इतना कमाती हो, किसके लिए कमाती हो? आपकी कमाई पर हमारा हक है और ऐश ये दोनों कर रहे हैं, निकालो उनको सबको घर से बाहर। वो तीसरा, वो तो पागल है, तीनों को निकालो घर से बाहर। अब इस घर में या तो वो तीनों रहेंगे या हम तीनों रहेंगे। सुरभि को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, देखो उन तीनों में से एक तुम्हारे पिता हैं, उनका सम्मान करना चाहिए तुम्हें, उनने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे जन्मदाता हैं। आज यदि तबीयत ठीक नहीं इसका क्या मतलब? और वो दो माँ और बेटी मेरी माँ और बहन है, जिनकी वजह से आज वो सम्मानजनक मुकाम जो मुझे मिला है उनकी वजह से है। आज उनकी वजह से ही मैं सम्मानजनक मुकाम इस समाज में प्राप्त कर सकी हूँ, तुमको बड़ा कर सकी हूँ। वो तुमको हथेलियों पे पाल पोस कर बड़ा करने वाले, उनके लिए तुम ये कह रहे हो कि उन्हें निकाल दो? वो तो ठीक नहीं है। तो फिर क्या ठीक नहीं है? आप वो खर्चे कितने करते हैं, क्या एहसान किया है उन्होंने? रोटी कपड़ा मकान सब कुछ तो उन्हें फ्री में मिल रहा है, एसी में रहना, शानदार बंगले, शानदार गाड़ी। क्या कर सकते थे क्या वो? आपके पैसों पे ही तो ऐश कर रहे हैं वो। तो क्या हुआ बदले में? वो जो सेवाएं दे रहे हैं, जो प्यार दे रहे हैं, नहीं चाहिए हमको, निकालो आप इनको बाहर, सब पैसा बचने लगेगा और हम भी एक सब कर लेंगे अपने आप। सुरभि को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, ये तीनों मेरे लिए पूजनीय हैं, ये तीनों कहीं नहीं जाएंगे। तो उसका बेटा खड़ा होकर बोलता है, ये तीनों नहीं जाएंगे? कैसे नहीं जाएंगे? या तो ये तीनों इस घर में रहेंगे या हम तीनों रहेंगे। उन दोनों ने, रेखा और उस बेटे ने मिलकर थोड़ा सा गुस्से का ड्रामा किया। उनको उम्मीद थी कि हम थोड़ा गुस्से में भड़केंगे तो माँ हमें तो रोक लेगी और इन तीनों को निकाल देंगी। पर ये शायद उनकी गलतफहमी थी, क्योंकि वो दोनों बेटे संस्कारी नहीं थे, रेखा और उस दोनों। खैर क्या करते, उनने वो नाटक कर रहे थे गुस्से में गुस्सा होके, और उन्होंने जैसे ही घर के बाहर कदम रखे, सुरभि उठ के खड़ी और गुस्से में उसने भी दरवाजा फटाक से बंद किया और कुंडी चढ़ा दी। दरवाजा फटाक से बंद होने की जोर से आवाज हुई, सोमेश भी भड़बड़ा के गिर पड़े। गिरते से वो बेहोश हो गए। माँ जी ने पानी के छींटे उनके सिर पे डाले तो उनकी तंद्रा भांग गई, और वो अचानक सुरभि को देख के, तुम कनाडा कैसे आ गई अचानक? अरे वाह! और उनने उसको बाहों में कस लिया। 20 वर्षों की तपस्या एक पल में कामयाब हो गई और सुरभि फिर महक उठी। धन्यवाद, नमस्कार।